हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 10th की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास कर लिए हैं फिजिक्स का, और आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसका नाम हम लोग जो इस कोर्स का रखे हैं वो रखे हैं क्रैश कोर्स। क्या नाम रखे हैं? तो क्रैश कोर्स नाम रखे हैं। और यदि आप लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं फिजिक्स का तो आप लोग पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 6 क्वेश्चन को पढ़ाया है और इसमें भी 6 क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि हर वीडियो में हम लोग 6 से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम जो है, जैसे फिजिक्स का पढ़ना है तो फिजिक्स का मात्र 10 वीडियो देखना है, केमिस्ट्री का 10 वीडियो देखना है, उसी प्रकार से और बायोलॉजी का भी 10 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और उसे पढ़ना है और सही तरीके से इसको याद भी करते जाना है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी तकलीफ ना हो और अच्छा मार्क्स लाएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम लोग करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, क्यों? क्वेश्चन क्या है, गौर से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, क्यों? यानी कि जो ओम के नियम है उसमें ताप का मान जो है वो अचर रखा जाता है। आखिर क्यों अचर रखा जाता है? आखिर अचर के बाद और दूसरा भी कुछ रख सकते थे, लेकिन सिर्फ अचर मान रखा है। लेकिन चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों अचर मान रखा है ओम के नियम में। तो चलिए इसका आंसर पहले हम लोग जान लेते हैं, आंसर क्या कह रहा है। तो आंसर कह रहा है कि ओम के नियम में ताप का मान अचर रखा जाता है। ओम के नियम में ताप का मान अचर रखा जाता है क्योंकि चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन से बदलता है। यानी कि ओम के नियम में जो ताप का मान अचर रखा जाता है इसलिए रखा जाता है क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप के परिवर्तन से बदलता है। यानी जब ताप उसमें दिया जाता है तो वो क्या होता है, उसका प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाता है। अगर अचर नहीं रखा जाता तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का भी मान सही से प्राप्त नहीं होता। यानी कि अगर ओम के नियम में ताप का मान अचर नहीं रखा जाता तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है चालक से, उससे होने वाली जो धारा है वो उसका सही मान प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात एक साथ कई मान प्राप्त होता। यानी कि जब ओम के नियम में ताप का मान अचर रखा गया, क्योंकि जब चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है कि जब अचर नहीं रखा जाता तो वो कई मान प्राप्त हो जाता, अलग अलग मान प्राप्त होता, जिससे कि संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ताप का मान अचर रखा, क्योंकि उसका सही से मान भी निकल सके और उसका एक जो है कई मान ना निकले, सिर्फ बल्कि एक मान निकले। तो इसलिए ताप का मान जो है अचर रखा कौन? ओम के नियम में। फिर से इसको पढ़ते हैं कि ओम के नियम में ताप का मान अचर रखा जाता है क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध है ताप के परिवर्तन से बदलता है। अगर अचर नहीं रखा जाता तो चालक से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान सही से प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात एक साथ कई मान प्राप्त होता, जो कि संभव नहीं था। इसलिए ओम के नियम में ताप का मान अचर रखा गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का स्वच्छ एवं नामांकी चित्र बनाए। यानी कि स्वच्छ एवं नामांकी चित्र बनाने बोल रहा है किसका? तो विद्युत बल्ब का। स्वच्छ मतलब होता है चित्र और नामांकी मतलब है नाम के साथ। स्वच्छ एवं नामांकी चित्र बनाए, यानी कि आपको जो है विद्युत बल्ब का नाम के साथ उसका चित्र भी बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसका परिभाषा देखिए, लिखा हुआ है, विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है, विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि जब जैसे करंट आता है तार में, उसके थ्रू क्या होता है कि करंट को ये किस में बदल देता है? प्रकाशीय ऊर्जा में, यानी कि रोशनी फैलाता है। यानी कि ये क्या करता है, जिस प्रकार से करंट आता है तो करंट को ये किस में बदल देता है? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को अंधेरे में भी देख सकते हैं। जैसे अब विद्युत बल्ब है तो वो जब तक अंधेरा है तब तक जैसे बंद हो जाएगा बल्ब तो वो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जैसे हम लोग विद्युत बल्ब को ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें जो है रात को भी साफ जो वस्तु दिखाई देता है। तो यानी वही कह रहा है कि विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता। बिल्कुल सिंपल सा सब यहाँ पे देखिए आंसर इसका लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा। विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है
जो प्रकाशीय जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। अब क्या करना है, अब इसका चित्र बनाना है। अब चित्र कैसे बनाना है, अब देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख के लाया हूँ, चित्र बना के भी लाया हूँ, देखिए हाथ से ही बनाया हुआ है। चलिए आप अभी जो है मैं फिर से इसको बना देता हूँ। चलिए मेरे साथ साथ भी आप लोग भी चित्र को बनाइएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया है। पहले इसको क्या करना है, एक घड़ा टाइप का उल्टा घड़ा बना लीजिए। अगर यदि आपसे नहीं बन रहा है उसे, तो पहले उल्टा करके कॉपी को उल्टा करके इसमें उल्टा घड़ा बना लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैं तो सीधा बनाऊंगा, यहाँ पे बोर्ड को उल्टा भी नहीं सकता मैं। इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से मैं बना लेता हूँ इसको। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। इसको गोल करना है, इसको गोल करना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए दो ध्रुव है, ये इस प्रकार से करना है। जैसे होल्डर है ना, ये ध्रुव का होल्डर का ध्रुव बोला जाता है इसको। और यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से कर लेना है। अब क्या करना है, अब क्या लगाना है, अब इसमें लगाना है सहायक तंतु। क्या लगाना है, तो सहायक तंतु बनाना है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ऊपर ले गए, फिर इस प्रकार से नीचे आ गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आए, फिर इसको बीच में एक बार खींच देना लकीर इस प्रकार से। थोड़ा आप लोग स्केल से बनाइएगा ताकि सीधा बने। फिर यहाँ पे दो को लगाना है तंतु, तो इस प्रकार से लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए। फिर इसको यहाँ पे लगाना है सीधा करके, इस प्रकार लगा दिए। अब इसमें तंतु के ऊपर में क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है टंगस्टन, यानी कि जो कि फिलामेंट का बना रहता है, उसको हम लोग को यहाँ लगाना है टंगस्टन। इस प्रकार से क्या लगाना है, तो टंगस्टन का फिलामेंट यहाँ लगाना है। 1 2 3 इस प्रकार से आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। या तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से मैं इसको सुधार कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ साथ ज़रूर बनाइए। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, आपके साथ भी मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ पे बनाने में। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करना है, तो नामांकित करना है। क्या करना है, नाम इसका सब लिखना है कि कौन सा वाक्य को क्या नाम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों जो ध्रुव है, इसको बोला जाता है सोल्जर का ध्रुव। क्या बोला जाता है, तो शोल्डर का ध्रुव, इसको बोलते हैं शोल्डर का ध्रुव। शोल्डर का ध्रुव, इसको बोलते हैं शोल्डर का ध्रुव। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल्डर। ये जो बीच वाला भाग है, इसको बोलते हैं होल्डर। क्या बोलते हैं, तो होल्डर बोलते हैं, होल्डर, इसको बोलते हैं होल्डर। अब देखिए, अब इसके बीच में क्या रहता है, इसके बीच में क्या हवा रहता है, नहीं भाई, इसमें हवा नहीं रहता है। हवा जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें हवा की मात्रा नहीं होती है। अगर इसमें हवा भर दिया जाएगा विद्युत बल्ब में, वो क्या होगा, फिलामेंट उसका जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि जब हवा उसमें जाएगा वो गर्म होने पर वाष्प बना देगा, यानी कि जो पानी का निर्माण कर देगा, वहाँ पे वाष्पित कर देगा। इसलिए वहाँ जो है इसका जो फिलामेंट है वो जल जाएगा, जिससे कि विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए इसमें जो है हवा को निकाल करके एक गैस भरा जाता है। कौन सा गैस, तो अक्रिय गैस भरा जाता है। गैस का नाम क्या है, तो अक्रिय गैस एक भरा जाता है इसमें, अक्रिय गैस भरा जाता है इसमें, अक्रिय गैस भरा जाता है। फिर ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो लकीर लिखे हम लोग, ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सहायक तंतु। क्या बोलते हैं, सहायक तंतु। थोड़ा सा रुक जाइए, मिटाने दीजिए यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सहायक तंतु, सहायक तंतु बोलते हैं। यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए। अब देखिए, अब लास्ट में क्या बचा, अब ये जो इसको चारों साइड से घेरते हैं, ये किससे बना होता है, ये बना होता है कांच से। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर में घिरा रहता है चारों साइड से, ये जो है कांच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, तो कांच बोलते हैं। ये तो कांच हो जाएगा चारों साइड से। अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर में लिखे इस प्रकार से जो टेढ़ा करके बनाए ऊपर में, अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट किससे बनाता है, टंगस्टन का बनाता है। इसको कॉस्ट में लिख लीजिएगा यहाँ पे, टंगस्टन,
टंगस्टन से बना होता है। फिलामेंट किससे बना होता है? तो वो टंगस्टन से बना होता है। यहाँ तक हम लोग लिख लिए। क्या बोल रहा था कि जो आप विद्युत बल्ब का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए, हम लोग चित्र भी बना दिए और उसका नामकरण भी कर दिए। तो इतना सही करना है इसमें, और थोड़ा सा हल्की सी जो क्या करना है इसमें परिभाषा लिख देना, बहुत हल्का परिभाषा। क्या लिखे हम लोग? तो विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए नीचे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि विद्युत हीटर, जो विद्युत हीटर होता है घर में, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यानी जो विद्युत हीटर हम लोग गर्मी ठंडी के दिनों में यूज करते हैं वो किस पे आधारित है? वो ऊष्मीय धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। यानी कि बल्ब से भी ज्यादा ऊष्मा कौन प्रदान करता है? तो विद्युत हीटर प्रदान करता है। लेकिन वो किस पे आधारित है? वो आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? तो ऊष्मा प्रदान करता है। तो यहां तक हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिए। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे क्वेश्चन कौन सी है। पहला देखिए, अब तीसरे क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज आप लोग देखे हैं, जिस प्रकार आप लोगों के घर में बोर्ड होगा, जो बिजली का बोर्ड होता है, उसमें आप देखे होंगे कि जो ऊपर में लगा रहता है एक इंडिकेटर लगा रहता है, और उसके साइड में भी विद्युत फ्यूज लगा रहता है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, विद्युत फ्यूज क्यों लगाते हैं बोर्ड में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, विद्युत फ्यूज इसलिए लगाया जाता है जैसे उसमें मेन तार ज्वाइनिंग किया जाता है। कौन सा तार? जो मेन तार आपका रेड कलर का आता है उसमें जोड़ दिया जाता है। अब उसको क्यों जोड़ दिया जाता है? देखिए, उसका जो है एक पतला सा तार, देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से रहता है, फ्यूज वायर इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे एक पतली सी तार लिया जाता है। कौन सी तार? बहुत ही पतली सी तार लिया जाता है, क्योंकि जब इसको इसलिए लगाया जाता है, जैसे आपके घर में मान चलिए कि करें कहीं पे शॉर्ट कर गया तार। जब तार शॉर्ट करता है तो उसमें क्या होता है? तो जैसे तार शॉर्ट करेगा, ये क्या करेगा? फटा तो ये जल जाएगा। क्या कर जाएगा? ये जल जाएगा और पूरे जो घर की आग लगने से बचाता है। ये क्या करता है? जैसे कहीं शॉर्ट लगा तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होगा? जल जाएगा, जिससे कि आप सुरक्षित अपने घर में सब चीज बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, जिसमें अगर मोटा तार लगा दिया जाएगा, तो मोटा तार क्या करेगा? जल्दी गलेगा नहीं और पूरे घर में आग भी लग सकती है अगर कहीं शॉर्ट लगेगा तो। इसलिए इसको यहाँ बहुत ही पतला तार से जोड़ा जाता है, ताकि यदि इसका जो है ये कहीं पे शॉर्ट लगेगा घर में, तो पहले क्या जल जाएगा? तो ये तार जल जाएगा, जिससे कि करंट फ्लो नहीं होगा और कहीं जगह पे, और बहुत ही सुरक्षित से बचा जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए? ये सुरक्षित के लिए किया जाता है। चलिए इसका परिभाषा भी बोल देते हैं हम लोग। परिभाषा क्या लिखेंगे इसका? तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। यानी कि विद्युत फ्यूज जो है वो क्या है? एक सुरक्षा की युक्ति है, जिसका उपयोग अति भारण एवं लघु पतन से परिपथ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? अति भारण एवं लघु पतन से परिपथ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम लोग कहीं पे अभी तुरंत ही बताए थे, यदि कहीं पे अगर मान लीजिए कि घर के तार में कहीं पे शॉर्ट लग गया, तो वहाँ पे क्या होता है? ये ऐसा तार होता है, पूरा सूक्ष्म गलनांक होता है इसका, जिससे कि ये तुरंत ही गल जाता है कहीं भी करंट जो है शॉर्ट करता है तो। अब देखिए, क्या विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? विद्युत फ्यूज जो लगाते हैं हम लोग, वो किससे बना होता है? तो वो जो है तांबे तथा टीन या आप बोले तो शीशा एवं टीन मिश्र धातु के तार का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो विद्युत फ्यूज में इसमें जो लगाया जाता था वायर को, वो कौन सा वायर लगाया जाता है? तो तांबे तथा टीन अथवा शीशा एवं टीन के मिश्र धातु का तार का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग, जो कि बहुत ही कम गलनांक का होता है। कौन सा होता है? बहुत ही कम गलनांक का होता है। जैसे शॉर्ट लगता है वो तुरंत ही गल जाता है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। बहुत ही हल्का आंसर लिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को तुरंत ही देखते ही याद हो जाए। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 4, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिखें। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिखें। अब इसकी परिभाषा लिखनी है। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं और इसके आंसर भी देते जा रहे हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या 4 नंबर का, कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। जब बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो हम लोग फिर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में
किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो काट से पार होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी चालक अनुप्रस्थ यानी कि किसी चालक पदार्थ है, अनुप्रस्थ काट है और उसमें से 1 सेकंड में कितना आवेश प्राप्त हो रहा है, तो 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है और तो उस काट से पार होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाएगी। यानी कि किसी अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर कहलाएगी। कितना एम्पियर, तो 1 एम्पियर कहलाती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर होगा 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब हो जाएगा, वो 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड यानी कि 1 कूलम्ब बराबर 1 कूलम्ब आवेश जो है 1 सेकेंड में जब प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है, तो 1 एम्पियर कहलाती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो काट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाएगी, तो 1 एम्पियर कहलाएगी। ये बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पे देखिए इसका सूत्र भी होता है 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 का मतलब एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड लिखना है, विद्युत प्रबलता की ये सूत्र होता है। इतना चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग को लिखने के लिए बोल रहा है कि किस चीज़ में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और किस चीज़ में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका आंसर लिखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। यानी कि जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग हैं वो निम्नलिखित है, मैंने अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। चलिए ये दोनों साइड इसको बांट देते हैं, एक तरफ लिख लेंगे उत्तल दर्पण और दूसरे साइड लिख देंगे अवतल दर्पण। अब दोनों में अंतर लिखना है, यानी कि उपयोग को लिखना है। पहला उपयोग देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का किस चीज़ में किया जाता है, तो पहला उपयोग जो है पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि पीछे देखने के लिए एक जैसे बाइक सब में साइड में मिरर लगाया जाता है तो वो पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अब देखिए अवतल दर्पण में लिख लेंगे तो अवतल दर्पण में जैसे हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार से आप लोग सैलून सब में गए होंगे वहाँ जो लगा होता है दर्पण वो अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। अब तो चलिए उत्तल दर्पण में लिखते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यानी कि जो गाड़ी सब में साइड में आईना सब लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है, वो किसका बना होता है, तो उत्तल दर्पण का बना होता है। बात करें अब अवतल दर्पण की, तो इसमें कौन सा उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किया जाता है अवतल दर्पण की। फिर है सर्च लाइट, गाड़ी के अग्रदीप में जो आगे में लगाया जाता है उसमें किया जाता है। फिर 4 नंबर पर लिखना डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, गले इत्यादि की जांच में, यानी कि जब डॉक्टर जो यूज़ करता है दर्पण को, कौन सा दर्पण यूज़ करता है, तो वो करता है अवतल दर्पण की। किस चीज़ में, तो जैसे नाक की जांच करनी हो, गले की जांच करनी हो, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें उपयोग करते हैं अवतल दर्पण की। और यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे 2 इधर लिखे उत्तल दर्पण में और 4 इधर लिखे अवतल दर्पण में। तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिख दीजिएगा तो आप लोगों का चल जाएगा। इसमें क्या क्या लिखे उत्तल दर्पण में, एक पश्च दृश्य में, दूसरा क्या लिखे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अब अवतल दर्पण में क्या क्या लिखे, तो अवतल दर्पण में लिखे हजामती के रूप में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट, गाड़ी के अग्रदीप में, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों, नाक, गले के इत्यादि की जांच में किया जाता है। किसका उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप लोग क्या समझते हैं, तो चलिए पार्श्विक विस्थापन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में जानना है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर से ही हम लोग पता करेंगे कि आखिर होता क्या है। जब तक हम लोग इसके बारे में आंसर नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे जानेंगे क्या होता है पार्श्विक विस्थापन। तो चलिए पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक कांच होता है, यहाँ पे
एक कांच का क्या होता है, एक स्लैब होता है, इससे क्या होता है, एक धार प्रकाश प्रवाहित होता है। क्या कह रहा है, कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, जैसे पहले यहाँ पे ऊपर से आएगा, ये जो प्रकाश आएगा इसमें कांच की ओर, ये कौन सा किरण कहलाएगा, ये कहलाएगा आपतित किरण। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपतित किरण, आपतित किरण। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रकाश आया यहाँ पे जो कांच के अंदर गया, ये क्या होता है, सीधा जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे सीधा जाता है। लेकिन ये क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो वो उसकी जो चाल में गति में कम परिवर्तन हो जाता है या अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जैसे आप देखिए, जैसे कांच में गया तो कांच एक सघन माध्यम हो गया, तो पहले क्या था विरल माध्यम में, अब जा रहा किस में, सघन माध्यम में। जैसे वो सघन माध्यम में जाएगा वो अपनी चाल में क्या करेगा, परिवर्तन कर लेगा या और दिशा में भी परिवर्तन कर लेगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या कर लेगा, अपना दिशा परिवर्तन करके इस प्रकार से आ जाएगा, दिशा परिवर्तन करके इस प्रकार से आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आया, अब वो फिर सघन माध्यम से किस में जाएगा, विरल माध्यम में। वो जैसे विरल माध्यम में जाएगा फिर वो क्या करेगा, अपनी दिशा को चेंज करेगा। तो यहाँ से जैसे आया तो फिर ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इस प्रकार से यहाँ जाएगा। यानी कि जैसे सघन माध्यम से विरल में जाएगा वो तब भी दिशा परिवर्तन करेगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब भी वो क्या करेगा, दिशा में परिवर्तन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा, जैसे ये अंदर जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो यहाँ पे तो परिवर्तन होगा ही दिशा में। तो यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे। और यहाँ पर भी हम लोगों को क्या खींचना है, एक अभिलंब खींचना है, कि बताना है कि हाँ जो अभिलंब की ओर ये क्या हो रहा है, तो मुड़ रहा है अभिलंब की ओर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो यहाँ पे लकीर खींचे एक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। और यहाँ पे भी नीचे में इसको बोलते हैं अभिलंब खींचे। अब देखिए यहाँ पे ये जो किरण है इसके अंदर जो गया, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जो बढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण को, ये जो किरण गया है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हुआ इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अब देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको क्या बोले, अपवर्तित किरण। अब जो ये बाहर निकला, यानी फिर जो अपवर्तन के बाद बाहर निकला, इसको ही बोलते हैं क्या, निर्गत किरण। ये जो किरण बाहर निकला इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग निर्गत किरण। कौन सा किरण, तो निर्गत, निर्गत किरण, निर्गत किरण, इसको क्या बोलेंगे, तो निर्गत किरण। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। जैसे ये जो प्रकाश है इसको बोलते हैं आपतित किरण, फिर यहाँ जो अपवर्तित होने के बाद इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, फिर जो ये अपवर्तित होने के बाद बाहर निकला इसको बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण, निर्गत किरण। हम लोग यहाँ तक समझ गए। और इसका नाम आप लोगों को शुरुआत में बताएं क्या होता है, ये तो कांच का स्लैब है। क्या है, कांच का स्लैब, कांच का स्लैब, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सीधा जो प्रकाश आता, तो इस प्रकार से सीधा आता, और ये जो देखिए इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ पे जो इसके बीच की जो दूरी है इसे ही कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये जो बीच की जो लंबी दूरी है उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। आप लोग परिभाषा में भी देखिए, कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ, आपतित किरण के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी कि ये जो आपतित किरण है और ये निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, उसके मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी कि ये जो आपतित किरण सीधा गया और ये जो निर्गत किरण जो निकला बाहर, और इसके जो बीच की जो दूरी है इसे ही क्या कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन। इसका नाम लिखिएगा, इसका क्या नाम लिखेंगे, इसको हम लोग सूचित भी कर लेंगे, किसे, डी से सूचित कर लेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। और ये जो है चित्र आप लोग भी बना लीजिएगा, और चित्र बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे परिभाषा भी आप लोगों को लिखनी है। क्या लिखनी है परिभाषा, तो कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच
लांबिक दूरी को ही क्या कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आज की क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए और ये क्लास यहीं पर हम लोग करते हैं ख़त्म। और अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर 6 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो हर वीडियो में 6 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जितने भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो सारे वीडियो को क्वेश्चन को भी उतारते जाना है और इसको याद भी करते जाना है। मात्र आप लोगों को, जैसे मैं शुरुआत में ही बोला है कि आप लोगों को मात्र 10 वीडियो फिजिक्स का देखनी है और उसी प्रकार से जो है केमिस्ट्री का देखनी है, बायोलॉजी का देखनी है। हर सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा और मात्र बिल्कुल फ्री में आप लोगों को तैयारी करने का भी फ़ायदा उठाना है। और आप लोगों को जितने भी दोस्त हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पर भी डाउट लगा हो आप लोगों को उसके बारे में भी बताइएगा, कहाँ पे कौन क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट बुझाया उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग लिखेगा। मैं कोशिश करूँगा मैं फिर अगले वीडियो में समझाने की कहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।